जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह हुआ था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। किसी देश की जनता के विश्वास एवं उनकी आकांक्षा का वैधानिक रूप दे देना ही संविधान कहलाता है। संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित होता है, दूसरा अलिखित होता है। भारत का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो संविधान का जो संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ वह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से प्रारंभ हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो सन 1600 ईस्वी में एक एक्ट आता है, 1600 का एक्ट। यह स्थापना जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कर दी गई। ठीक, इसी स्थापना से जो भारत में संवैधानिक विकास का युग शुरू हो जाता है। इसके बाद एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा जाता है। अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। यह युद्ध जो है भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव रख देती है। और इसके बाद एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध जो है पूरे भारत में जो है अंग्रेजी हुकूमत की नींव को मजबूत कर देती है। एक ने नींव को रखा और दूसरे युद्ध ने पूरे भारत में जो है इस युद्ध नींव को मजबूत कर दिया। तो बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक, इसी राज्य को कायम करने के लिए अंग्रेजों ने तरह तरह के नियम कानून बनाए जो भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका में आता है। सबसे पहले इन्होंने एक एक्ट पारित किया जिस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट से प्रश्न ये बनता है कि यह एक्ट कब पारित हुआ? तो यह एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में यह एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में बार बार पूछी जाती है। इसकी महत्वपूर्ण पहली विशेषता है, इस एक्ट को जो है लॉर्ड नाथ द्वारा गठित, किसके? लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति द्वारा इस एक्ट को पारित किया। लॉर्ड नाथ बता दें ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक, अगला महत्वपूर्ण इस एक्ट से है कि इसी एक्ट के तहत जो है कोलकाता में, कहाँ? कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों में मुख्य न्यायाधीश का नाम परीक्षा में पूछा जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजाह इम्पे थे। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। अगला का क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट से? अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस एक्ट के तहत जो है भारत का जो बंगाल वाला क्षेत्र था वहाँ पर जो है कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। किसका? एक महत्वपूर्ण पद जो है पद का सृजन कर दिया गया जिसका नाम था गवर्नर जनरल। और इस एक्ट के तहत जो है भारत का जो बंगाल प्रांत है, यानी जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग किस एक्ट के तहत बना? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा बना। ठीक, अगला महत्वपूर्ण एक्ट ये है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। 1784 में आता है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामलों को देखा करता था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखा करता था। इस एक्ट के महत्वपूर्ण विशेषता है कि कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है पिट्स एक्ट से कि इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें गिफ्ट लेने पर मना कर दिए गए। उपहार देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया गया? उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, अगला महत्वपूर्ण इस एक्ट से है कि इसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो अब कंपनी का मामला है वह ब्रिटिश सरकार देखेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी के मामलों में अपना नियंत्रण स्थापित कर ली। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण एक्ट देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण एक्ट ये है 1813 का राजलेख, जिसे चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस एक्ट के माध्यम से जो है
ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज जो ईसाई धर्म को मानते थे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में अनुमति किस एक्ट के माध्यम से दिया, तो 1813 के राजलेख चार्टर एक्ट द्वारा दे दिए। अगली महत्वपूर्ण इस एक्ट की विशेषता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत में जो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्चा करने का प्रावधान कर दिए गए। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के एक्ट के द्वारा। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एक्ट से कि भारत में आकर बसने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कोई भी अंग्रेज अगर भारत में आकर बसेगा और व्यापार करेगा तो उसे लाइसेंस लेकर तभी व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा जो है किस एक्ट में प्रावधान था? तो 1813 के राजलेख में प्रावधान था। ठीक, अगला महत्वपूर्ण इस एक्ट से है कि इस एक्ट से जो है कहा गया कि जो स्थानीय कार्यदायी संस्था हैं वो करारोपण यानी टैक्स लगा सकती हैं और टैक्स वसूल सकती हैं। स्थानीय संस्थाओं को करारोपण करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को बरकरार रखा गया। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। यह किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। अगला महत्वपूर्ण एक्ट है चार्टर एक्ट सन 1833 का। सन 1833 के चार्टर एक्ट की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि भारत में जो है केंद्रीकरण प्रणाली का जन्म होता है, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था इस एक्ट के माध्यम से। ठीक, क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए इस एक्ट के द्वारा। ठीक, अगली महत्वपूर्ण क्या विशेषता है इस एक्ट की? अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए अधिकारित हो गया है। यानी कहने का मतलब गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार दे दिया गया, किंतु जो नियंत्रक मंडल था इस कानून को अस्वीकार कर सकता था, वह स्वयं कानून बना सकता था। ठीक, इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस एक्ट के द्वारा जो है जो गवर्नर जनरल कानून पारित करता था उसे अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? अधिनियम कहा गया। इससे पहले जो कानून पारित होता था उसे विनियम कहा जाता था। यानी कहने का मतलब ये होगा गवर्नर जनरल के द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा और इससे पहले जो पारित होता था कानून वह विनियम कहलाता था। ठीक, अगली महत्वपूर्ण इस एक्ट की विशेषता ये है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। जो चीन के साथ थोड़ा बहुत था और चाय के साथ जो था उसे भी समाप्त कर दी, यानी पूर्णतः समाप्त कर दिए गया 1833 के एक्ट द्वारा। ठीक, और कंपनी को एक कार्य सौंप दिया गया। कौन सा कार्य? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य सौंप कर दिया गया। ठीक, अगला महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो भारत में देसी रियासत थी, जो राजा थे, राजा महाराजा अपने यहाँ गुलाम जो रखते थे, उस प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसका आगे चल के उन्मूलन 1843 में कर दिया गया। ठीक, अगली महत्वपूर्ण इस एक्ट की विशेषता ये है कि लॉर्ड मैकाले द्वारा, किसके? लॉर्ड मैकाले द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले 4 सदस्यों की टीम बनाकर जो है विधि आयोग का गठन कर देते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से विधि आयोग का जो है गठन कर दिया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? चार्टर एक्ट 1833 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी एक्ट के माध्यम से यह बताया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें उनकी नियुक्तियों में धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के धारा 87 में किया गया है। जय हो भारत देश।